चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। तो 23 जून को आते हैं 3 इम्पॉर्टेंट डेज। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे आता है टू कमेमोरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में गेम्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वो हमें हेल्दी रखती है गेम्स। तो इसके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो स्पोर्ट्स डे से ज़्यादा है। और इस साल का थीम क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक डे का? तो थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इस साल का थीम है। फिर सेकेंड डे आता है 23 जून को ही यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है कि जो हमारी कंट्री में पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, किसी भी कंट्री में जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो कैसे कंट्री की डेवलपमेंट में अपना जो है वो योगदान देते हैं, तो अपने एफर्ट्स लगाते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स थे उन्होंने हमें बचाने के लिए कितने एफर्ट्स किए हैं, या वो अपना टाइम डिवोट करते हैं, अपने एफर्ट्स देते हैं ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए। तो इसको कमेमोरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 23 जून। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट डे आता है इंटरनेशनल विडो डे। इंटरनेशनल विडो डे इसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था 2011 के अंदर। यूनाइटेड नेशंस ने इसको एस्टैब्लिश किया था 2011 में। तो इंटरनेशनल विडो डे जो होता है ये विडोज के राइट्स की अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, कि जो विडो होती है वर्ल्ड वाइड, जो विडोज होती है जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है उसको बोलते हैं, वो लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है उसको विडो बोलते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो विडो है उसके कुछ राइट्स होते हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उनके राइट्स बताने के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए ये जो डे है इंटरनेशनल विडोज डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। राइट, तो 3 दिन थे इंटरनेशनल विडोज डे, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे एंड इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये तीनों दिन आते हैं 23 जून को। तो ओलंपिक डे जो है ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी दोनों से। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सेक्रेटरीट बिकम्स इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स। कौन सी स्टेट ने अपने सेक्रेटरीट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके एफर्ट्स ने स्टेट सेक्रेटरीट को एक इको फ्रेंडली सेक्रेटरीट बना दिया है। इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब वहां पे सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा रहा है। तो स्टेट का नाम है असम। असम ने अपने स्टेट सेक्रेटरीट को इको फ्रेंडली बना लिया है। वहां पे सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल किया गया है, सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। 2.5 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वहां कैंपस में लगाया गया है, जो कि हर मंथ 35 लाख रुपीस की इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने में हेल्प करेगा। राइट, तो असम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट है वन मित्रास आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट अंडर वन मित्र स्कीम। वन मित्र स्कीम के बारे में हमने पहले भी कुछ महीने पहले पढ़ा था कि वन मित्र स्कीम लॉन्च हो चुकी है। ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? वन मित्र स्कीम। वन मित्र स्कीम जो है ये लॉन्च करी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो वन मित्र के अंदर, वन मित्र नाम से पता चल रहा है, वन मतलब फॉरेस्ट। राइट, वन क्या है? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट फ्रेंड्स एक तरह से, तो उसमें जो वन मित्र है उनको रिक्रूट कर रही है हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट। तो इसकी एज लिमिट क्या है वन मित्र की? इसकी एज लिमिट है 18 ईयर से लेकर 60 ईयर्स तक की इसकी एज लिमिट है। वन मित्र में क्या है? वन मित्र में प्लांट्स लगाने हैं। तो इसमें जो भी वन मित्र
प्लांट्स लगाएगा तो वो मैक्सिमम कितने प्लांट्स लगा सकता है अपने लाइफ टाइम में, वो मैक्सिमम 1000 सैपलिंग्स जो है वो प्लांट कर सकता है। और जब वो एक खड्डा खोदेगा प्लांट लगाने के लिए तो उसके लिए उसको 20 रुपए मिलेंगे, और अगर वो एक सैपलिंग लगाता है तो उसके लिए उसको मिलेंगे 30 रुपए, राइट। तो टोटल मैक्सिमम वो कितने लगा सकता है, 1000 सैपलिंग्स जो है वो लगा सकता है। एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, वहां पे वो रजिस्टर करेगा, फोटो खींचकर वहां पे लगाएगा, जो भी होगा, तो वहां से उसको ये पैसे दिए जाएंगे वन मित्र को। नेक्स्ट है हु लॉन्चेस हॉल्ट स्पोर्ट्स इंजरीज मूवमेंट। हॉल्ट स्पोर्ट्स इंजरीज मूवमेंट किसने लॉन्च करी है, तो ये लॉन्च करी है अभिनव बिंद्रा ने। किसने करी है, अभिनव बिंद्रा ने, हॉल्ट स्पोर्ट्स इंजरीज मूवमेंट। Next who has been named as land hero by the United Nations Convention to Combat Desertification। UNCC ने लैंड हीरोज जो है ये सिलेक्ट करती है UNCC। टोटल 10 लैंड हीरोज जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं इस साल। तो इन 10 में से एक नाम आया है इंडिया के लैंड हीरो का। इंडिया में से किसका नाम आया है, तो इंडिया में से नाम आया है सिद्धेश सकौरे का। किसका नाम है, सिद्धेश सकौरे का। कहाँ के हैं ये है महाराष्ट्र के फार्मर है, महाराष्ट्र के ये फार्मर है सिद्धेश सकौरे। तो इनका नाम आया है लैंड हीरोज की लिस्ट में। तो रिसेंटली अभी एक डे निकल कर गया था, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन डे। तो उसी दिन ये नाम जो थे वो अनाउंस हुए थे। तो 10 लैंड हीरोज के नाम वहां पे अनाउंस किए गए थे। यूएनसीसी ने डी जो था इन्होंने अनाउंस किए थे जर्मनी के अंदर, बॉन जर्मनी में ये नाम अनाउंस हुए थे, जिसमें एक नाम आया है इंडिया के सिद्धेश सकौरे का। ये फार्मर है और फाउंडर है एग्रो रेंजर्स के। कहाँ से है, महाराष्ट्र से है, राइट। नेक्स्ट है हु विंस 24 आवर्स ऑफ ले मानस, ले मांस, कुछ भी बोल सकते हो, ले मांस। तो 24 आवर्स की ये स्पोर्ट्स कार रेसिंग है। क्या है ये, स्पोर्ट्स कार रेसिंग है, जो कि कहाँ पे हुई है, ले मानस में हुई है। ले मानस क्या है, ये एक टाउन का नाम है। कहाँ पे है टाउन, फ्रांस के अंदर ये टाउन है जहाँ पे ये स्पोर्ट्स कार रेसिंग हुई है। 24 आवर्स तक ये रेसिंग चली थी। और इसमें कौन जो है विनर रहा है, तो इसमें विनर रहा है फरारी। तो सेकेंड टाइम जो फरारी है ये इस साल विनर रहा है। लास्ट ईयर विनर भी फरारी था और इस साल भी जो विनर है वो है फरारी, राइट। नेक्स्ट है विच बैंक अवॉर्डेड रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 ये कौन सी बैंक को मिला है, कौन सी इंडियन बैंक को मिला है। ये जो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये कौन देता है, ये देती है लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट को सबसे अच्छी तरह से मैनेज जो है वो कौन सी बैंक ने किया है, तो उस बैंक को मिला है ये अवार्ड। बैंक का नाम क्या है, बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उसको ये अवार्ड मिला है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। नेक्स्ट है व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर इनरोलिंग इन द अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम ये जो थी ये लॉन्च अभी नहीं हुई है, पहले की लॉन्च हुई है, लेकिन रिसेंटली ये न्यूज में है। न्यूज में क्यों है अग्निपथ स्कीम, क्योंकि रिसेंटली व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा है बहुत सारे लोगों को कि जो अग्निपथ स्कीम है उसमें चेंजेस कर दी गई है। जैसे 4 इयर्स का इसका था टर्म, जो टाइम पीरियड था, ये शॉर्ट सर्विस स्कीम है तो 4 इयर्स के लिए था। 4 इयर्स के लिए रिक्रूट किया जाता था जो अग्निवीर है। अग्निपथ में जो रिक्रूट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है अग्निवीर। तो अग्निवीर जो काम करते हैं वो 4 साल के लिए ही इनको रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। तो रिसेंटली एक मैसेज आ रहा था जिसमें ये एज क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया गया था और ये जो टाइम पीरियड था 4 साल से ये भी बढ़ा दिया गया था और बहुत सारी चीजें उसमें लिखकर आ रही है। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो मैसेज आ रहा है ना ये फेक मैसेज है। एक्चुअल में इसमें अग्निपथ स्कीम में गवर्नमेंट ने कोई भी अभी तक चेंजेस नहीं करी है। हाँ, हो सकता है कि इस बार कोलिशन की गवर्नमेंट आई है जिसके चलते हुए इसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए इस स्कीम में कोई भी चेंजेस नहीं करी गई है, राइट। तो इसका एज क्राइटेरिया क्या है अग्निपथ स्कीम का। अग्निपथ स्कीम में जाने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 17.5 इयर्स और मैक्सिमम 23 इयर्स।
तो कौन अग्निपथ स्कीम के अंदर इनरोल हो सकते हैं जिनकी एज 17.5 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक है, राइट। तो वो बन सकते हैं अग्निवीर। अग्निवीर बनने के लिए एलिजिबल है। आगे रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद वो अग्निवीर बनेंगे। जब अग्निवीर बन जाएंगे तो उनको मंथली सैलरी दी जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से लेकर 40,000 तक इनकी मंथली सैलरी जो है वो रहती है, राइट। पर मंथ इनकी सैलरी होती है। और ये जो सैलरी है, इस सैलरी में से 30% जो है वो कट किया जाता है किसके लिए, सेवानिधि फंड में। 30% कट करके ये कहाँ जाता है पैसा, सेवानिधि फंड में ये पैसा जो है वो जमा हो जाता है। और जैसे ही अग्निवीर रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद ये जो अग्निवीर है, इसको ये जो सेवानिधि फंड में पैसा कटता था ये मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। अप्रॉक्सीमेटली 11.7 लाख रुपीज जो है 4 साल की सर्विस के बाद अग्निवीर को मिल जाता है। और इसमें कोई भी टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह कुछ नहीं कटता, राइट। अगर ऑन सर्विस किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, राइट। फैमिली मेंबर्स को 1 करोड़ रुपीस तक की कंपनसेशन दी जाती है। और इसके अलावा जो सेवानिधि फंड का जो पैसा है वो भी दिया जाता है। और जितनी सर्विस उसकी बाकी की बचती है, 1 साल 2 साल जितनी भी बचती है, उतने टाइम तक जो उनके फैमिली मेंबर्स है उनको फुल पे भी दी जाती है। अगर अग्निवीर अब सर्विस के टाइम पे अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी के केस में वो जो अग्निवीर होगा उसको मिलेंगे अप टू 44 लाख। ये डिपेंड करता है डिसेबिलिटी पे, राइट। मैक्सिमम 44 लाख मिलेंगे, बाकी डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर कम है तो कम पैसे मिलेंगे, अगर ज्यादा है तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। तो ये अग्निवीर स्कीम थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बता दिए हैं। अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ स्कीम में जो इनरोल होते हैं उनको बोलते हैं अग्निवीर। अग्निवीर स्कीम नहीं है, स्कीम अग्निपथ है। और अग्निपथ में जो इनरोल होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, उनको बोला जाता है अग्निवीर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज डीप सी मिशन। इंडिया का डीप सी मिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब एस्टिमेटेड 2026 तक ये जो हमारा मिशन है वो लॉन्च हो जाएगा। उससे पहले इसके ट्रायल्स होंगे, स्टेज 1 स्टेज 2 ट्रायल्स होंगे। अगर सारे ट्रायल सक्सेसफुली हो जाते हैं तो एस्टिमेटेड है कि 2026 तक हम ये जो डीप सी मिशन है इसको हम लॉन्च कर देंगे। और इसके साथ ही जो इंडिया होगा वो वर्ल्ड में 6th कंट्री बन जाएगा जो कि डीप सी मिशन लॉन्च करने जा रहा है। और इस मिशन का नाम क्या है, समुद्रयान मिशन है। डीप सी मिशन मतलब समुद्र के अंदर हम जाएंगे, डीप 6000 मीटर तक हम जाएंगे। और ये जो मिशन है, इस मिशन का नाम क्या है, इस मिशन का नाम है मत्स्ययान 6000 की डेप्थ तक हम जाएंगे तो नाम है मत्स्ययान 6000, राइट। और ये जो मिशन है इसको कौन कंडक्ट कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसके साथ मिलकर, इसरो के साथ मिलकर, NIOT एंड इसरो दोनों मिलकर इसको कंडक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसमें एक टाइटेनियम हल बनाया जाएगा। ये जो आपको वेसल दिख रहा है, ये इस तरह का एक वेसल बनाया जाएगा। एक तरह से इसमें सबमर्सिबल सेट किया जाएगा जो कि डीप सी के अंदर मतलब जाएगा और वहां पे जाकर एक्सप्लोर करेगा। वहां पे कुछ सॉइल के सैंपल्स वगैरह लेकर भी ये आएगा। तो एक टाइटेनियम हल तैयार किया जाएगा सो दैट कि अब देखो डीप सी में जाएगा तो वहां पे प्रेशर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। तो ये इस तरह का तैयार किया जाएगा वेसल जो कि 6000 बार तक प्रेशर जो है उसको बेयर कर सकता है। और इसके अंदर सेल्फ फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल की जाएगी इमरजेंसी केसेस में, कि इन केस कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो वो सेल्फ फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्लोट होकर ऊपर आ जाएगा। तो इससे पहले और कौन सी कंट्रीज है जो डीप सी मिशंस जो है वो कंप्लीट कर चुकी है, तो कौन कौन सी है, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जापान। ये पांचों कंट्रीज ऑलरेडी ये सक्सेसफुली डीप सी मिशंस जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। तो हमारा भी अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया बन जाएगा 6th कंट्री, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 रिलीज हुआ है जिसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है वो पुअर ही रही है।
जो बॉटम 5 कंट्रीज है उसमें आया है इंडिया का नाम। तो इंडिया का रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, राइट। तो बॉटम 5 कंट्रीज में इंडिया का नाम आया है। कौन कौन सी कंट्रीज है बॉटम 5? पाकिस्तान बिल्कुल बॉटम पे है, 180th रैंक है। 179 वियतनाम का है, 178 लाओस का है, 177 म्यांमार का है और 176 रैंक पे आ गया है इंडिया। तो बॉटम 5 पे इंडिया का नाम आता है। टॉप कंट्री कौन सी है? टॉप पे कंट्री है इस्टोनिया। फर्स्ट रैंक किसका है? इस्टोनिया का है। सेकंड लग्जमबर्ग का और थर्ड रैंक है जर्मनी का, राइट। तो ईपीआई को रिलीज कौन करता है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एक बाइनियल इंडेक्स है, मतलब 2 साल में एक बार आता है, राइट। 2 इयर्स के बाद ये रैंक जो है वो रिलीज होता है। और इसको कौन रिलीज करता है? रिलीज किया जाता है बाय द येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और किसकी सपोर्ट के साथ मिलकर ये करते हैं? मैकॉल मैकबैन फाउंडेशन के साथ मिलकर ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है, राइट। तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है? तो टोटल 58 इंडिकेटर्स है और ये जो 58 इंडिकेटर्स है इनको डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरीज के अंदर। तो कौन कौन सी 5 कैटेगरीज है उनको हम देख लेते हैं। एक है बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट। बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट में हमारा बिल्कुल अच्छा रैंक नहीं है, 178 रैंक है। फिर आता है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में इंडिया का 147 रैंक है। क्लाइमेट चेंज में ठीक ठाक सा रैंक है, 133 रैंक है। फॉरेस्ट में हमारा रैंक काफी अच्छा रहा है, तो फॉरेस्ट में हमारा रैंक है 15। एयर क्वालिटी में हमारा रैंक पुअर ही है, 177 रैंक है, राइट। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रिलीजेस चिल्ड्रन पिक्चर बुक नेम्ड द एडवेंचर ऑफ ईद मम्मा इट फाइंड्स अ होम। ये एक पिक्चर बुक रिलीज हुई है, तो किसने रिलीज करी है? ये रिलीज करी है आलिया भट्ट ने। पिक्चर बुक है, बच्चों की पिक्चर बुक है, द एडवेंचर ऑफ ईद मम्मा ईद फाइंड्स अ होम। ईद मम्मा क्या है? ईद मम्मा आलिया भट्ट का एक ब्रांड है, बच्चों के कपड़ों का ब्रांड है ये। तो अब आलिया भट्ट की एक बुक भी आ गई है, पिक्चर बुक है। तो इसमें जो पिक्चर्स ली गई है इस बुक के अंदर वो किसकी है? वो किसने दी है? वो जो पिक्चर्स इसके अंदर है वो तन्वी भट्ट ने, जो पिक्चर्स इसके अंदर लगाई गई है वो तन्वी भट्ट ने दी है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।